नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देती चलूं, थोड़ा सा जागरूक करती चलूं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से। आज 14 जून विश्व रक्तदान दिवस है। जी हाँ, और विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के कारण काफी ब्लड बह जाता है, तो ब्लड की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के कारण जब ऑपरेशन किया जाता है, ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप उस समय को सोचकर याद करें जब ब्लड नहीं मिलता और हम हाथ पैर मार रहे होते हैं कि ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तब हमें ध्यान आता है कि काश हमने भी रक्तदान किया होता तो आज किसी की जान बचाई जा सकती थी। जी हाँ, रक्तदान के जरिए से हम बहुत से लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो ब्लड की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि जब तक हम रक्तदान नहीं करेंगे हम किसी का जीवन नहीं बचा सकते। आपको सबसे पहले बताती चलूं कि 2004 में सबसे पहले विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था, और सबसे बड़ी जो बात थी वो रक्तदान दिवस मनाने की बात यही थी कि सभी को जागरूक किया जाए रक्तदान के प्रति, कि रक्तदान करने से कोई भी हानि नहीं होती। जी हाँ, मैं भी आपको थोड़ा सा बताती चलूं, 16 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, जिसका जो वजन है 45 किलो से ज्यादा हो। बहुत सारी चीजें डॉक्टरों के अनुसार बताई गई हैं कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। रक्तदान करने से हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं आती। तुरंत जूस या कोई भी डाइट लेने के बाद हम पूर्णतः पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन हमारा रक्तदान किया हुआ किसी को जीवन दान दे सकता है, किसी का जीवन बचा सकता है। तो मैं भी आप लोगों से यही आज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि अपना जब भी आपको मौका लगे तो आप रक्तदान जरूर करें। एक साल में एक बार रक्तदान कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। 16 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक का हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में सहारनपुर व मुरादाबाद मंडल की खरीद गोष्ठी की गई आयोजित, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, विभिन्न कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, तीनों मंडल से आए हुए किसान रहे उपस्थित। थाना गंगानगर क्षेत्र के कसेरू बक्सर स्थित तेजपाल मार्केट के पीछे चल रहा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज, सूचना पर पहुंची पुलिस, मवाना निवासी सईम को लाई थाने, लगी जांच में। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठन मोमिन अंसार सभा द्वारा शास्त्री नगर स्थित कृष्णा चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। ब्लड बैंक के डायरेक्टर राजेश यादव ने रक्तदाताओं का किया आभार प्रकट। मोमिन अंसार सभा के अध्यक्ष ने दी जानकारी। संस्था द्वारा अनेकों बार लगाया जा चुका है रक्तदान शिविर, आगे भी मानव सेवा के लिए करते रहेंगे प्रयास। करनाल हाईवे पर पैदल जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने कुचला, अभी तक नहीं हुई बुजुर्ग व्यक्ति की शिनाख्त। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। व्यक्ति के पास पड़े मिले थैले में सोने चांदी के आभूषण। छावनी परिषद द्वारा स्थापित सीएवी इंटर कॉलेज मेरठ द्वारा आज योग पर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। विद्यालय के लगभग 200 छात्रों व एनसीसी कैडेट ने लिया भाग। योग जागरूकता रैली को विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली के माध्यम से मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों द्वारा योगा के प्रति सभी को किया गया जागरूक। एनसीसी अधिकारी विजयपाल ने भी विभिन्न आसन व योग अपनाकर स्वस्थ जीवन बनाने का दिया सभी को संदेश। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी। बंटी व आमिर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रिहान पर चाकुओं से किए कई वार। घायल अवस्था में रिहान को जिला अस्पताल से मेडिकल के लिए किया रेफर, हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में।
स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बैजनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय अमरनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय कांति देवी त्रिपाठी, स्वर्गीय सुशील कुमार की स्मृति में जिला एमेच्योर खो खो संघ द्वारा चल रही 2 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आज हुआ समापन। मुख्य अतिथि रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली टीमों को 5.5 फुट की ट्रॉफी के साथ साथ प्रत्येक खिलाड़ी व उनके कोच को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। वहीं पत्रकारों को भी मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। प्रतियोगिता के संचालक अशोक कुमार ने दी जानकारी, पिछले 25 वर्षों से करा रहे हैं खो खो प्रतियोगिता, बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निकाल रहे बाहर। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के निर्देशानुसार मंगलवार को आरजीपीजी कॉलेज में परिवहन सुरक्षा समिति के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सड़क सुरक्षा सबकी रक्षा छात्र छात्राओं ने इस विषय पर निबंध के लिए लिया बढ़ चढ़कर भाग। प्रतिभागी छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति किया गया जागरूक। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। गर्मी से राहत पाने के लिए अब क्लबों की महिलाओं द्वारा मासिक मीटिंग मनाई जा रही पानी में। जी हां, स्विमिंग पूल में महिलाएं मचा रही धमाल, खा रही चाट पकौड़ी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं खरीफ की फसल। जी हां, आप सभी जानते हैं कि 2 प्रकार की फसलें होती हैं, ज्यादातर रबी और खरीफ की। आज खरीफ फसल को लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में। मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ के सभी जिलाधिकारी, सभी आयुक्त और अधिकारी पदाधिकारी, सभी किसान आज मौजूद रहे। जी हां, वैज्ञानिक भी मौजूद रहे और खरीफ की फसल को लेकर के आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल के चलते 2 साल तक हम लोग अपने किसी भी कार्य को नहीं कर पाए थे, तो खरीफ की फसल का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा था। इसी विषय को लेकर के बात रखी गई, सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। साथ साथ जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी जो चीजें आ रही हैं, यहाँ तक कि फल भी केमिकल युक्त आ रहे हैं, तो किसानों को बताया गया कि किस तरीके से हम जो है केमिकल युक्त फसल ना उगा करके हम किस तरीके से बिना केमिकल के फसल उगा सकते हैं। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अपने विचारों को रखा और सभी पर विचार भी किया गया। किसान बंधु जिनकी बदौलत पूरे देश में कोविड समय में जब पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा था, पूरे देश ने न सिर्फ भरपूर खाना खाया बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती गई और किसी प्रकार का संकट नहीं आया। सभी लोगों ने आज बोले ये बड़ी खुशी का दिन है कि लंबी अवधि के बाद हम भौतिक रूप से यहाँ एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित हुए हैं। मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल के किसान अपनी मेहनत के लिए, अपने उत्पादकता के लिए, अपने इनोवेशन के लिए, अपने ज्ञान के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है और साथ साथ बासमती धान का यहाँ पर उत्पादन काफ़ी होता है और जो बासमती धान है उसका सर निर्यात भी यहाँ से काफ़ी मात्रा में होता है। तो उसके लिए सर यहाँ पर बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं अज्ञानता में, क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं है कि कौन से पेस्टिसाइड्स डालने हैं यहाँ। लेकिन आज शायद वो समय समाप्त हो चुका है जब हमें प्रोडक्शन की कोई समस्या रही। अब मैं आपको बताती चलूं, इतनी सख्ती के बाद भी जगह जगह पर अवैध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। जी हां, फर्जी तरीके से कार्यों को किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, गंगानगर स्थित कसेरू बक्सर तेजपाल मार्केट के पीछे फर्जी तरीके से चलता हुआ टेलीफोन एक्सचेंज पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, थाने लाई। थाने लाने के बाद पूछताछ जारी है कि किसकी अनुमति से वो एक्सचेंज चल रहा था, कितने समय से चल रहा था और उसके द्वारा क्या क्या कार्य अभी तक किए गए। सूचना मिली थी यहाँ पे कि कुछ लोग इंटरनेशनल कॉल को उसको जो लोकल कॉल है उसमें बदल देते हैं और लोगों को फ़ोन पे बात कराते हैं। इसमें पुलिस की रेड हुई और उसमें लॉगर मिले हैं, साथ ही ढेर सारे सिम मिले हैं जो बिहार से इशू हुए हैं और जहाँ पे लगा था वो अभी बता रहे हैं कि किराए पे लिया था। उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उसका पता वगैरह मिल गया है और इसमें जांच की जा रही है कि इसमें क्या और प्रकरण हो सकता है, किस तरह से था, मॉडस ऑपरेंडी किया था। उसके पहले भी यहाँ भी पकड़ा गया है और भी जगहों पे दूसरे ज़िलों में भी इस तरह की गतिविधियाँ आई हैं
रेवेन्यू लॉस तो होता ही है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है। हम लोग उसकी जांच करते हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी इसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है, और जो मेन आदमी है वो कहीं बिहार से संबंधित है, उसका भी पता नहीं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 14 जून विश्व रक्तदान दिवस होता है, जिसके उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। अब मैं आपको बताती चलूं, मोमिन सभा द्वारा शास्त्री नगर स्थित कृष्णा चैरिटेबल ब्लड बैंक में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 20 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया और दूसरों का जीवन बचाने का प्रण लिया। वहीं पर जो संस्था के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से इस तरीके का रक्तदान शिविर 14 जून को लगाया जा रहा है और आने वाले समय में भी मानव कल्याण के लिए इसी तरीके का कार्य करते रहेंगे। रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे और जरूरतमंदों को जो रक्त की जरूरत होती है, जो नहीं मिल पाता, उसकी पूर्ति करते रहेंगे। ये आज हमारा जो है तीसरा कैंप है। आज रक्तदान दिवस है। इस मौके पर हमने कृष्णा ब्लड बैंक के अंदर ही आज कैंप लगाया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, लोग नहीं आ पाते, इसीलिए यहाँ वो सारी व्यवस्था है। तो हमने आज यहीं ब्लड जो है कैंप में ही सेंटर पे ही कैंप लगाया है। क्या एक मकसद होता है इसके पीछे? हमारा इसका मकसद ये होता है कि किसी भी ज़रूरतमंद को उसकी मदद की जा सके, और ये एक ऐसा जो है जज्बा है कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसे भी ये मालूम नहीं कि हम किसकी मदद करने जा रहे हैं। और इसी नाते इस्लाम भी कहता है कि जो है किसी के भी अगर हम काम आ सकते हैं तो हमें काम आना चाहिए। उसी जो है बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कृष्णा ब्लड बैंक से संपर्क किया और ये हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, और ज़रूरतमंद को जो है ये 24 घंटे हमें जो है ब्लड अवेलेबल कराने का काम करते हैं। क्या अपील करेंगे आप आवाम से? हम आवाम से अपील करेंगे कि इस काम में हमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जितना हम ज़्यादा जो है इसमें करेंगे, ये सदका जारिया है। हम जिसकी मदद कर रहे हैं इससे जो है बहुत सारी, एक तो खुद की बीमारी से आदमी जब ब्लड देता है तो बहुत सारी बीमारियों से उसकी छुटकारा मिलता है, सेहतमंद होता है। मैं खुद भी बराबर, मेरी 14 साल की उम्र है, मैंने भी ब्लड डोनेट किया है, और मैं उसके बाद बहुत जो है अपने कंफर्टेबल फील करता हूँ। और मैं सभी से कहता हूँ इसमें ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और कौम की खिदमत में जो है हाथ बटाएं। 14 जून है, आज रक्तदान दिवस है। मैं सभी भाइयों से यही अपील करता हूँ कि इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ ब्लड की बहुत 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 क्राइसिस है। रक्त कितना अहम है, और आप एज ए बैंक चलाते हैं, इस बैंक के देखते हुए आपको कितनी आवश्यकता होती है और किस तरह के पेशेंट आते हैं, और ऐसे मौके पर लोगों को कितना हिस्सा लेना चाहिए? मैं पिछले 8 महीने से मेरठ में ब्लड बैंक चला रहा हूँ। जब से मैंने देखा कि यहाँ ब्लड की बहुत शॉर्टेज है, हम पे पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा आदमी यहाँ ब्लड डोनेट भी बहुत कम करता है। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि यहाँ आकर सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। आपने प्राइसिस भी देखा है जब पेशेंट पे परिजन आते हैं तो किस तरह के सवाल लगाते हैं और उस वक्त क्या फील होता है? यहाँ ब्लड लेने के लिए लोग आते हैं, बट देने के लिए नाम पर कोई आदमी नहीं आता। मैं सभी भाइयों से इसीलिए कहता हूँ कि ब्लड डोनेट करें। ज़रूरतमंद के लिए पता नहीं किसकी ज़रूरत आ जाए यहाँ ब्लड की, कुछ नहीं पता आदमी कब कहाँ किसको ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की। तो इसलिए सभी लोग ब्लड डोनेट ज़रूर करें। क्या फैसिलिटी दी जाती है उनको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से डोनर आते हैं? सबसे पहले फैसिलिटी यही दी जाती है कि उसका ब्लड ग्रुप करा जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन देखा जाता है कि ब्लड की मात्रा कितनी है, कि ब्लड डोनेट लायक है या नहीं है। उसके बाद हम उसका ब्लड डोनेट कर लेते हैं। जो आपके यहाँ ब्लड डोनेट करता है उसके लिए क्या सर्विस रहती है? टाइम? मेरा ब्लड बैंक 24 घंटे खुलता है, 24/7, कभी भी बंद नहीं रहता। और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ से भी मरीज आए, जितनी दूर से भी आए, तो उसको ब्लड प्रोवाइड करा देते हैं, चाहे डोनर ऑन कॉल बुलाया जाए, बट उसको हम ज़रूर दे देते हैं। इस तरह से रक्तदान शिविर लगाते हैं, उसमें आपके जो ब्लड बैंक है उसको लोग डोनेट करते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं रहती हैं आने वाले समय? उनको हम ब्लड डोनेट का कार्ड दे देते हैं, वो 6 मंथ तक अवेलेबल रहता है। आदमी को आने की ज़रूरत नहीं है, वो जिसको ज़रूरतमंद के लिए कार्ड दे देगा उसी को ही ब्लड मिल जाएगा। यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं, जब बच्चे टीन एज में पहुंच रहे हैं तो स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लेकिन उनको यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता नहीं होती, जिसके कारण से बहुत से हादसे भी हो रहे हैं और बहुत सी घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
उसी को लेकर के आज मैं आपको बताती चलूं, पर्यावरण निगम द्वारा आरजीपीजी कॉलेज में आज छात्राओं के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका जो विषय रहा वो रहा सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा पर सभी छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। सभी छात्राओं को जिन्होंने प्रतिभाग किया था उनको यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। बताया गया कि अगर हम वाहन लेकर रोड पर निकल रहे हैं तो हमें किस तरीके से सुरक्षा बरतनी चाहिए, किस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया व अन्य छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि रोड पर आप लोग पहले व्हीकल भी चलाते होंगे, साइकिल भी चलाते होंगे, स्कूटी भी चलाते होंगे, तो इनको कभी भी रोड में चलते हुए अननेसेसरी चलते कभी मोबाइल का इस्तेमाल करें, चाहे आप व्हीकल पर हो चाहे पैदल, क्योंकि पैदल भी आप चल रहे हो, आपका हाथ में फोन भी है पूरा, इस तरह से आपको फोन साइड से टक्कर मार के फोन भी नहीं सुनाई देता क्योंकि आपका ध्यान पूरा मोबाइल में। तो ऐसी अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा है, आपने ईयरफोन लगा रखे, आप अपने उसमें सुन रहे हो, आपको पता ही नहीं चला कि ट्रेन में वो उठती नहीं। ऐसी कई दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ही शासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बच्चे विशेष रूप से दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं, उनको पता नहीं होता, वो अपनी धूप में रहते हैं, इधर उधर कैसे शांति से भी स्पीड बहुत रखते हैं। तो स्पीड न रखते कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आपके साथ आप कार में जा रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, कोई भी ड्राइव कर रहा है, कभी भी आप मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहा है तो आप उनको ये हम मोबाइल पे कर देते हैं क्या करना है, ऐसे भेजना है, किसी से पूछना है, आप नहीं मोबाइल पे इस्तेमाल। ब्लूटूथ होगा फिर भी छोटा मैसेज आप बात कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी आप उस चीज़ से बचाइए उनको, क्योंकि आप साथ बैठे हैं, आप जागरूक नागरिक हैं, आपको चीज़ों की जानकारी है, इसीलिए आप उनको इस चीज़ से बचाएंगे। और विशेष रूप से आपके घर में अगर कोई ड्रिंक करता है तो ड्रिंक करने के बाद कभी व्हीकल न चलाएं। किसी पार्टी से लोग गए हैं, किसी शादी से लोग गए हैं, उसमें भी आप लोगों को कोशिश करनी है जिससे ड्रिंक न करें वो व्हीकल चलाएं। इस चीज़ को आप अपने कम से कम अपने मदर को, अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को दे ही सकते हैं और किसी को ना कहें, अपने दोस्तों में भी कह सकते हैं। और स्कूटी की और जो साइकिल है उसको आप प्रॉपर उसी डायरेक्शन में चलिए, रोड साइड रखें, नियमों का पालन करें यातायात। अगर आप देखेंगे यातायात नियमों का, जैसे हम अगर आपको यहाँ जानकारी दें तो बड़ी बड़ी क्लास में चल सकते हैं। आपको कभी अगर फुर्सत मिलेगी एग्जाम से या किसी उसमें तो आप नए निकालेंगे यातायात के लिए, तो आपको सिंबल्स भी लिखेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बहुत सी बीमारियों का इलाज है योगा। जी हाँ, और वो हम देख भी चुके हैं कोरोना काल में, जिस समय में सभी हम बीमारियों से बचने के लिए अपने घरों में कैद थे, डॉक्टर के पास जाने से डर रहे थे, तो बहुत सी बीमारियों का इलाज योगा से हो रहा था। लेकिन बहुत से लोग अभी भी योगा के प्रति जागरूक नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हम किस तरीके से कौन सा योगा करके बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हीं सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए मैं आपको बताती चलूं, कैंट स्थित सीए विंटर कॉलेज द्वारा एक पहल की गई योगा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। योगा जागरूकता रैली सीए विंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा निकाली गई और एनसीसी क्रेडिट द्वारा निकाली गई। 200 से ज्यादा छात्रों ने और एनसीसी क्रेडिट ने इसमें भाग लिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया गया। रैली अपने स्कूल से निकलती हुई मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची और सभी को योगा के प्रति जागरूक की। सबसे जागरूकता फैलाते हुए सभी को बताया गया कि किस तरीके से हम कौन सा योगा करके अपने आप का बचाव कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, एनसीसी क्रेडिट अधिकारी विजयपाल सिंह ने भी बताया कि कौन कौन से योगा करने से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों को दूर रख सकते हैं। योग अपनाओ।
मामूली बात को लेकर बात इतनी बिगड़ती चली जाती है कि चाकूबाजी, डंडेबाजी शुरू हो जाती है। जी हाँ, और ये आम हो गया है कि थोड़ी सी बात बिगड़ी, थोड़ी सी कहा सुनी हुई कि चाकू तमंचे बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या चाकू और तमंचे रखना सभी के लिए जरूरी हो गया है और सभी को इस चीज की छूट दी गई है? क्योंकि जहां भी सुनने में आ रहा है कि दो पक्षों में आपसी कहा सुनी हुई, मामूली विवाद हुआ और गोलियां चल गईं, तमंचे चल गए। आज भी ऐसी ही घटना सामने आई कि 3 दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई, 3 व्यक्तियों में, और एक व्यक्ति को 2 जनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया। पहले दिन तो बात को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया था, लेकिन दूसरे दिन जब एक युवक अपने कार्य से वापस लौट रहा था तो 2 युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीछे से चाकू से वार कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में लगी हुई है। मुझे कई दिन से कह रहे हैं मारने को, क्योंकि कहीं भी मिलेगा वहीं मारेंगे। तो आपकी पीठ में क्या लगा हुआ है? चाकू मारा रहा। अब आप कहाँ से आ रहे थे? काम पे से। जानते वो लोग कौन है जिन्होंने आपके साथ वारदात की है? जानते तो भी, वो निकर के 9 नंबर के गई है साझा कलोटी का। तो आप उनका नाम वगैरह कुछ जानते हैं? हाँ जी। बताओ क्या क्या नाम है? एक का नाम बिलाल है, एक का नाम वो है, क्या नाम, हामिद, और एक का नाम फैसल। अच्छा। अरे एक रिहान भी है। क्या लोग थे झगड़ा करने वाले? 2 जने थे और 2 जने ऐसे मारने में लग रहे थे। यातायात के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब रोड पर निकलते हैं तो गाड़ी को इतनी तेज दौड़ाकर निकलते हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि जब हाईवे पर गाड़ी लेकर कोई भी व्यक्ति निकल रहा है तो बहुत तेज स्पीड में निकल रहा है। वो उस समय ये भूल जाता है कि कोई व्यक्ति पैदल भी चल रहा होगा या बाइक स्कूटी पर भी होगा, और इसी कारण से बहुत से हादसे सामने आ रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, करनाल हाईवे पर एक बुजुर्ग पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आते हुए कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। ये एक चीज और बताई जा रही है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास से एक थैला मिला है जिसमें सोने चांदी के आभूषण जैसी चीजें भी मिली है। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बता रही हूं कि अब बच्चों का रुझान खेल की ओर भी होने लगा है। खेल हमारे मानसिक संतुलन को बिल्कुल ठीक रखता है, हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रखता है, तो बच्चे खेल की ओर भी बढ़ रहे हैं। जो कुछ खेल ऐसे थे जो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे थे, जैसे खो खो और कबड्डी, अब उनकी ओर भी बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी ओर भी बच्चों का ध्यान बढ़ रहा है, और उसे खिलाने के लिए बहुत से कोच तैयार हैं, बहुत से राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हैं जो बच्चों के लिए नई टीम तैयार कर रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बैजनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय अमरनाथ त्रिपाठी, स्वर्गीय कांति देवी त्रिपाठी और सुशील कुमार की स्मृति में 2 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज उस प्रतियोगिता का समापन था। मुख्य अतिथि के रूप में रहे कैंट विधायक अमित अग्रवाल। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं कि गर्ल्स और बॉयज की टीमों को चुना गया, और जो विजयी टीम थी, प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाली टीमों को 5.5 फुट और 5 फुट की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यही नहीं कि 12 प्लेयर थे तो 12 प्लेयरों को भी 2-2 फुट की ट्रॉफी देकर हर प्लेयर को ट्रॉफी दी गई। साथ साथ जो उनके कोच पहुंचे थे उनको भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही उत्साह की बात है कि खो खो जो जमीन से जुड़ा हुआ खेल है, उसमें भी जो खिलाड़ी हैं अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जब हमने जो खेल के संचालक थे, जो प्रतियोगिता के संचालक थे, उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो पिछले 25 वर्षों से इसी तरीके से खो खो प्रतियोगिता करा रहे हैं, और इसमें मेरठ से ही नहीं, हापुड़, गाजियाबाद और बहुत दूर दूर से टीम पहुंचती है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं, जब हमने जो विजेता प्रथम पुरस्कृत टीम थी उनसे बात की तो उनका कहना ये था कि हम पिछले कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, और जैसी प्रतियोगिता खो खो की मेरठ में की जाती है वैसी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होती। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, हमारे मेरठ के लिए गौरव की बात है कि मेरठ जैसी खो खो की प्रतियोगिता दूसरे अन्य जिलों में या हमारे पूरे देश में नहीं की जाती, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान, 5.5 फुट की ट्रॉफी जीतने वाली टीम को, साथ साथ हर खिलाड़ी को 2-2 फुट की ट्रॉफी, उनके कोच को ट्रॉफी देना बहुत बड़ी बात है। और पूरे जो हमने बात की, जो प्रतियोगिता के संचालक हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम जी जान से मेहनत करती है इस प्रतियोगिता के लिए, और बहुत समय इंतजार करने के बाद
इस प्रतियोगिता तक पहुंचते हैं। नवंबर में ये प्रतियोगिता फिर से होने जा रही है। हमने जो टीम के और अन्य सदस्य थे उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि वो जो अशोक कुमार जी उनके कोच रह चुके हैं, उनके गुरु रह चुके हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि आगे एक टीम तैयार की जाए जो नेशनल भी खेले। बहुत अच्छी बात है, जो जमीन से जुड़ा खेल खो खो लुप्त होता जा रहा था उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपने अच्छे खेल का परिचय देते हैं और हमारा ये खेल आज के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचे स्तर पर उठता जा रहा है और हम लोग का सपना है कि मेरठ के अंदर हर गली के अंदर खो खो खिलाड़ी पैदा करें जिससे कि वो हमारे मेरठ का नाम रोशन कर सकें। रामशाह इंटर कॉलेज के प्रांगण में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये संबद्ध है, तो इसको आयोजन करने वाले, इसको आप बढ़ावा देने वाले हमारे दोनों त्रिपाठी बंधु और हमारे बीच में त्यागी जी और हमारे शुभम, हमारे सभासद इस क्षेत्र के, सबका मैं बड़ा अभिवादन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस खेल का आयोजन किया। खेल कोई सा भी हो, टीम के अलावा बाकी सब बच्चे बड़े पसंद है। मैं उस टीम के चेहरों को देख रहा हूँ, थोड़ा दुख है ये वजह रह गए, लेकिन ये आपको प्रेरणा दे रहा है। ये लड़की सर ये कैंप कराया इसी में खो खो का यूपी में पूरी यूपी में इंडिया लेवल का होता है। ये सर कोच है, कोच है। कार्यक्रम में मैंने ही बचपन में बहुत खेला है। ये खो खो है और इतनी स्फूर्ति से बच्चे खेले हैं, पलक झपकते ही दूसरा बच्चा जो है खड़ा हो जाता था और भागने वाले को ये नहीं पता कि मेरे पीछे कौन भाग रहा है, वो बदल जाता था। इसे मेरठ के अंदर खो खो का कोई ग्राउंड नहीं है क्या? उसके लिए कोई पहल की? मेरे को जानकारी में लाया गया, अब सरकार ने इसको इंडोर गेम कर दिया है और बच्चों को चोट न लगे इसलिए गद्दे मंगाए गए हैं। गद्दे इस विद्यालय में आ भी गए हैं, गद्दे हमारे पास हैं, लेकिन जो कोई भी दिक्कत होगी व्यवस्था उसकी करेंगे। बच्चों का ये खेल पैसे की वजह से खेल की स्पर्धाएं और खेल की प्रैक्टिस नहीं रुकेगी। बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए मैंने कहा कि हार को हार नहीं मानना चाहिए, हार को चैलेंज के रूप में लेके और ये संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। जून की तपती गर्मी, जी हाँ, जून की तपती गर्मी तपिश बढ़ाती हुई है और इसमें मन करता है कि हम पानी में बैठे रहें, पानी से बाहर ना निकलें, स्विमिंग पूल में रहें, गंगा में रहें। तो ये नजर भी आ रहा है, जैसा कि गर्मियों की छुट्टी में सभी हम अपने परिवारजनों के साथ गंगा में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं महिलाएं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुंच रही है। जी हाँ, जिस तरीके से बच्चों का एक वो होता है कि स्विमिंग पूल में खेलना, बच्चे अपना एंजॉय करते हैं, तो क्लबों की महिलाएं भी अब घर से बाहर निकल रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में बैठकर एंजॉय कर रही है। आप सभी जानते हैं महिलाओं द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन गर्मी के जून के महीने में जो मासिक मीटिंग की जा रही है वो अब पानी के साथ की जा रही है। स्विमिंग पूल में महिलाएं पहुंच रही हैं और देख सकते हैं आप कितना धमाल मचा रही हैं। गर्मी से राहत पाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि स्विमिंग पूल के साथ, पानी के साथ बैठकर मीटिंग की जाए। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।